या सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि कल वाली क्लास जो हमारी थी वो सिर्फ इंट्रोडक्शन और सिलेबस थी। आज हम लोग अपनी रियल पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। फाइन। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, है ना? तो पॉलिटी में क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, पॉलिटी काफ़ी बड़ा है हमारा। पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट? तो और कितने क्वेश्चंस आते हैं हमने इस बारे में भी बात किया था। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे मतलब डेफ़िनेटली करेंगे कि जितना हमारे लिए पॉलिटी इम्पोर्टेंट हो उतना पढ़ें, ना उससे कम पढ़ें। थोड़ा ज़्यादा पढ़ें चलेगा बट बहुत ज़्यादा डीप में भी ना पढ़ें, है ना? बिकॉज़ एक-एक सब्जेक्ट अगर बहुत डीप में पढ़ने लगे हम लोग तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, राइट? और उतनी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो चलो, तो अपने टॉपिक पे आने से पहले, राइट, पॉलिटी पे आने से पहले ही अगर आप लोगों ने आज की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखी होगी, तो हमारे पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक न्यूज़ आई आज। क्या आई, कोई बताएगा मुझे? एनीबॉडी? क्या न्यूज़ थी आज की बहुत ही खास? इंडिया, यस, राइट। हाँ, इंडिया नाउ रीनेम्ड एज़ भारत। सो देखो, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्योंकि मैंने सोचा है कि अब हर दिन क्या करेंगे ना, हम लोग स्टार्टिंग में 5 मिनट अगर उस पार्टिकुलर डे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ होगा, तो उसको करंट अफेयर्स में तो पढ़ेंगे ही, बट 5 मिनट उसके बारे में हम लोग अभी वैसे भी डिस्कस कर लेंगे ताकि हम लोग अपडेट भी होते रहें, राइट? सही रहेगा। तो जैसे देखा होगा आप लोगों ने कि इंडिया दैट इज़ भारत, ये हमारा जो लाइन है, हम लोग ये पूरा क्यों बोलते हैं इंडिया दैट इज़ भारत? जब हम लोग आगे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे आज, राइट? हिस्ट्री समझेंगे इस चीज़ के पीछे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पीछे की हिस्ट्री क्या थी। बट जब एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा स्टार्ट होगा, तो उसमें जो सबसे पहला आर्टिकल है, अब ये आर्टिकल क्या है, सेक्शंस क्या होते हैं, अमेंडमेंट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकता है कुछ लोगों के लिए नहीं हो, बट कोई बात नहीं, जब वो चीज़ें हम लोग पढ़ने लगेंगे, तो आप लोगों को वो सारी चीज़ें फिर अच्छे से समझ में आने लगेंगी, राइट? तो अभी के लिए इतना समझो आप लोग कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहता है कि जैसे हमारी कंट्री के बहुत नाम है ना? आप लोगों ने सुना होगा, इंडिया सुना होगा, भारत सुना होगा, हिंदुस्तान सुना होगा, बट हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कौन-सा नाम मानता है ना? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कौन-सा नाम मानता है। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोगों में काफ़ी लोग का घर का कुछ और नाम होगा और स्कूल कॉलेज का कुछ और नाम होगा, सर्टिफ़िकेट का कुछ और नाम होगा, बट दुनिया तो हमें सर्टिफ़िकेट वाले नाम से ही जानती है ना? तो उसी तरीके से कि हमारी कंट्री को दुनिया किस नाम से जानती है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री को किस नाम से जानता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है 2 नाम सर्टिफाइड हैं जो हमारी कंट्री के लिए हैं, जो और पूरी दुनिया भी इसी नाम से जानती है, और वो 2 नाम हैं इंडिया और भारत, दोनों, राइट? इंडिया दैट इज़ भारत, यही लाइन लिखा हुआ है आर्टिकल 1 क्लॉज़ 1 में, ठीक है? बट जो आज न्यूज़ आई, आज वाली न्यूज़ के हिसाब से अभी एक स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन आने वाला है, राइट? आई आई थिंक आप लोगों को पार्लियामेंट्री सेशन क्या होता है ये पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, आगे जाके हम लोग पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ये नाम चेंज कर सकती है। भारत तो हमारा नाम था ही, बट गवर्नमेंट शायद ऑफिशियल नेम भारत, सॉरी, ऑफिशियल नेम हटा सकती है इंडिया से। मतलब कि अब किसी भी ऑफिशियल चीज़ पे शायद इंडिया ना लिखा हो। हम लोग अभी शायद बोल रहे हैं क्योंकि ये न्यूज़ है। अभी जो अमेंडमेंट आएगा पार्लियामेंट्री सेशन में, उसमें हमें कंफर्म हो पाएगा कि वो ऑफिशियली हटा रहे हैं या फिर वो सिर्फ कहने के लिए चीज़ें हैं, राइट? बट हाँ, ये तो है कि नाम चेंज तो हो गया है, हो जाएगा, क्योंकि जो G20 अभी होने वाला है, आप लोग को आई थिंक ये भी अगर थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पता होगा, तो G20 होने वाला है। ये G20 क्या है? ग्रुप ऑफ 20 पीपल। करंट अफेयर्स में इसके बारे में डीप में हम लोग बात करेंगे जब करंट अफेयर्स की क्लास होगी तो, राइट? तो उसमें जो सभी को इनविटेशन गया है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से गया है, राइट? नहीं तो किसी भी चीज़ में हर जगह इंडिया ही लिखा होता था, क्योंकि पूरी दुनिया इंडिया के नाम से ही जानती है। हम लोग हिंदी में भारत यूज़ करते हैं, बट इंग्लिश में इंडिया यूज़ करते थे, बट अब हम लोग इंग्लिश में भी भारत यूज़ करेंगे, राइट? तो ये एक चेंज होने वाला है।
तो चलिए, भले ही हमारी पॉलिटी की क्लास है राइट, हमने थोड़ा सा पॉलिटी क्लास में क्या चेंजेज होने वाले हैं अभी कुछ दिनों में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो समझ लिया। बट इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी जान लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हिस्ट्री इज पार्ट, राइट, हिस्ट्री भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, हिस्ट्री भी एग्जाम में आएगा। और एक चीज़ आपको बताते हैं, अगर आप लोग पेपर फॉलो करते होंगे या फिर आप लोग जानते होंगे, तो जो हिस्ट्री भी पूछी जाती है ना, कई बार वो बहुत ज़्यादा रिलेट करके पूछी जाती है करंट से। समझ में आया? कैसे करंट से रिलेट होकर पूछी जाती है? तो देखो, जैसे आज इंडिया का नाम चेंज हो गया, ठीक है? इंडिया का नाम चेंज होकर भारत पड़ गया। बट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया नाम रखा किसने था? इंडिया नाम आया कहाँ से? आप लोग बताओ, किसी को पता है इंडिया नाम कहाँ से आया, किसने इंडिया नाम रखा था हमारी कंट्री का? किसी को पता है तो अपनी माइक ऑन करके बताएं। ब्रिटिश। ओके, सो मैंने ब्रिटिश बताया। एनीबडी एल्स? और किसी को नहीं पता? इंडस से। इंडस किसी आदमी का नाम है? मैंने नाम पूछा कि मतलब किसने नो, रखा था। इट्स अ रिवर, सिंधु। हाँ, बट सभा, गुड ट्राई। एनीबडी एल्स? नहीं। ठीक है, देखो, दिस इज अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन, राइट। लोगों को लगता है कि हमारा, जैसे मैं आज ट्विटर देख रहे थे हम, तो काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा खुशी जता रहे थे कि फाइनली ब्रिटिशर्स ने जो हमारा नाम रखा था वो हमने हटा दिया। अब हमने अपना जो एंशियंट नेम है वो रख लिया। बट ये जो नाम है ये ब्रिटिशर्स ने नहीं रखा था, राइट। इसके पीछे की जो रियल हिस्ट्री है, सभा ने थोड़ा बहुत सही पकड़ा कि जो हमारे इंडिया का नाम है वो इंडस रिवर के नाम पे पड़ा हुआ है, राइट। इंडस रिवर के नाम पे पड़ा हुआ है। चलो 2 मिनट में इसके बारे में जल्दी से जान लेते हैं, और जो हम नोट करवाएं वो आप नोट डाउन कर लेना, राइट। तो जैसे देखो, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है कि आज से 2500 साल पहले, राइट, अराउंड 2500 ईयर्स अगो, इट्स अराउंड 500 बीसी के टाइम पे, जो यूनानी थे ना, ग्रीक, राइट, ग्रीक लोग जब आए थे, राइट, तो उन लोगों ने इंडस रवि नदी के नाम की वजह से, कि जो इंडस नदी बहती थी, उन देखो, अब क्या था ना, इंडस नदी जो है उसको संस्कृत वर्ड है सिंधु, राइट, उसको सिंधु भी बोला जाता है, इंडस भी बोला जाता है, राइट। बट क्योंकि उनको सिंधु बोलने में प्रॉब्लम होती थी, राइट, तो उन्होंने इंडस नाम रखा उसे। और इंडस के इस पार रहने वाले सभी लोगों को इंडियन कहा गया, इंडिया कहा गया। इधर की जो जमीन थी, इधर का जो लैंड था, इसे इंडिया के नाम से रखा गया, राइट। जो इंडस नदी के उस तरफ के लोग हैं, ईस्ट वाले जो लोग हैं, उन्हें इंडियन कहा जाएगा, और उस जमीन को, उस लैंड को इंडिया कहा जाएगा, राइट। तो यहीं से हमारा इंडस रिवर से ही हमारा नाम जनरेट होता है, जिसे हम लोग इंडिया बोलते हैं। और ये रखने के पीछे किनका ज़्यादा योगदान था? तो वो थे ग्रीक, यूनानी, राइट। आप लोगों को अगर हिस्ट्री पता होगी, ग्रीक्स कौन थे, यूनानी कौन थे, जैसे कि अलेक्जेंडर आया था। इसके बारे में हम लोग जब हिस्ट्री की क्लास पढ़ेंगे तो ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे, अभी हम आपको बस 2 मिनट में बता दे रहे हैं, राइट। तो ये लिख लेना आप लोग कि इंडिया जो नाम था वो ग्रीक्स ने दिया था, ग्रीक्स की वजह से पड़ा था, इंडस रिवर की वजह से पड़ा था। और बाय द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे ही हमारा टाइम बदलते गया ना, तो अंग्रेज आए तो उन्होंने भी इसे इंडिया ही नाम से बुलाया, राइट। बट क्या ये इस बीच वाले पीरियड टाइम में भी सिर्फ इंडिया ही नाम था? नहीं। अगर आप लोगों को हिस्ट्री पता है, तो जैसे मुगल टाइम में अलग नाम से जाना जाता था, हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था, है ना। तो उस टाइम पे हम लोग हिंदुस्तान बोलते थे, अभी भी सब कुछ बोलते हैं, बट हम एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या नाम ज़्यादा यूज होता था वो बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। तो दिस इज द वन नेम, ये है हमारे इंडिया के नाम के पीछे की हिस्ट्री। और जो भारत नाम है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, कोई बताएगा मुझे? हिस्ट्री बिहाइंड द वर्ड भारत, क्योंकि ये दोनों चीज़ न्यूज़ में है, तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। क्योंकि हिस्ट्री में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। तो दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न हिस्ट्री। आप करंट से उसको अटैच करके पढ़ो, करंट से उसको रिलेट करके पढ़ो, वो क्वेश्चन पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। चलिए, कोई बताइए मुझे। तो वो जो ऋषभ के जो बेटे थे जिनका नाम भारत था,
उनके नाम पे मेनली ये रखा गया था, वो जो फर्स्ट यूनिवर्सल मोनार्क थे। ओके, राइट। सी, आपने काफी हद तक सही बोला है, राइट। जो एक बहुत ही ग्रेट किंग हुआ करते थे, भरत, राइट, उन्हीं के नाम से हम लोग ये नाम भारत पड़ा है, राइट। और ऋग्वेदा में भी कई जगह इसके वर्णन होता है भारत के बारे में, राइट। तो ये हिस्ट्री है हमारी इन दोनों चीज़ों के पीछे, इंडस और इंडिया और भारत के पीछे। होपफुली आप लोग को ये क्लियर हो गया हो कि इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि ये करंट आपके लिए करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है, एज ए करंट अफेयर्स आपके लिए एज ए पॉलिटी भी इंपॉर्टेंट है, जो आगे अमेंडमेंट होगा वो, और इसकी हिस्ट्री क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब आप लोग समझ पा रहे हो कि हाँ चीज़ों को कैसे पढ़ना है, वैसा वैसे ही पढ़ाएंगे हम लोग, इसकी कोई बात ही नहीं है ना। चलिए, तो दिस इज द वन इम्पॉर्टेंट न्यूज़। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, जैसे करंट अफेयर्स में एक और चीज़ पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट डेज, राइट, इम्पॉर्टेंट डेज और उसके थीम। तो वो आपको करंट अफेयर्स में मिलेगा, करंट अफेयर्स के नोट्स में भी मिलेगा और आपको पढ़ाया भी जाएगा। आज कौन सा एक इम्पॉर्टेंट डे है? टीचर्स डे। टीचर्स डे। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बहुत इजी सवाल है, बचपन से हम लोग टीचर्स डे मनाते आ रहे हैं, तो ये सबको पता होगा। किसके लिए मनाते आ रहे हैं, अगर ये पता है तो दिस इज गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड आंसर कि हाँ इसके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बताइए। राधा सर्वपल्ली कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। हाँ सर्वपल्ली सर, राधाकृष्णन, डॉक्टर यस, सॉरी। हाँ जी कोई बात नहीं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आशिया माइक ऑफ कर लो आप, ऑफ नहीं म्यूट होता है। सो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हाँ जी, राइट। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बर्थडे एनिवर्सरी पे हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। इज अ गुड स्कॉलर एंड अ टीचर, राइट। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के लिए हमें और क्या क्या याद रखने की जरूरत है? दो चीजें। पहला, ये लिख लो आप लोग, वैसे हम लोग आगे भी पढ़ेंगे बट क्योंकि आज टीचर्स डे है तो थोड़ी बहुत नोट्स अभी बना रहे हैं तो बना लेते हैं। तो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ही इज आवर सेकंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे, एंड लिखना, और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। हो जाए तो आप लोग मुझे बताइएगा, सेकंड प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। इज इट क्लियर गाइस? डन, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन ताकि हम लोग अपने टॉपिक से स्टार्ट कर सकें। चलिए, ओके, आपको विजिबल है गाइस? लेट मी नो वेदर स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। हाँ या ना? ठीक है। तो देखिए, हम लोग जैसे कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं, तो और मैंने कल आपको बताया था कि किसी भी चीज़ के पढ़ने से पहले हम लोग उसकी थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं, राइट। और हिस्ट्री हम आपको 5 मिनट में बता सकते थे, है ना, कि इस चीज़ के पीछे की हिस्ट्री 5 मिनट की है, खत्म हो जाएगी। बट अगर वो हिस्ट्री हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जैसा कि मैंने कहा, बट अगर कोई हिस्ट्री हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए तो हमें वो अच्छे से पढ़नी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो डायरेक्ट हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ना स्टार्ट करके हम लोग उसके पीछे की हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। तो इसकी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है। और जब आप लोग हिस्ट्री समझने लगोगे ना, तो इसके पीछे की आप लोग सारी चीजें ऑटोमेटिकली अटैच कर पाओगे। जब हम लोग अपने रियल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा अच्छा ये पार्टिकुलर चीज का रेफरेंस वहां से लिया जाता है ना। जिससे हर चीज के पीछे का कुछ ना कुछ रेफरेंस होता है, जो आपको समझने में इजी हो जाता है, आपको चीजें रटनी नहीं पड़ती बहुत ज्यादा। तो वैसे ही अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अच्छे से समझ लेंगे, तो आने वाले टाइम में आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिटिल बिट इजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अंग्रेज से, राइट। जाहिर सी बात है, ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, उन्होंने ही हम पे इतने साल रूल किया,
और उनकी वजह से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, राइट। क्योंकि उनके आने से पहले हम लोग क्या थे, कोई बताएगा? ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम लोग क्या थे? हम लोग कि यहाँ कैसा शासन था? डेमोक्रेसी थी? नहीं थी। राजा महाराजाओं का शासन, हाँ, नवाबों का शासन था, राइट। बट ब्रिटिशर्स आए तो डेमोक्रेसी आई, राइट। और ब्रिटिशर्स की वजह से ही हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड पड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा, ताकि लोगों को राइट मिल सके, सारी चीजें हो सके। तो इसीलिए इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है ब्रिटिशर्स से। तो चलिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आप पॉइंट लिखना शुरू करिए, ऐसे करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखते चलेंगे। तो जैसे देखिए, ब्रिटिशर्स डायरेक्ट नहीं आए थे, वो एज ए कंट्री नहीं आए थे। जैसे होता है ना कि नॉर्मली एक कंट्री दूसरी कंट्री पे अटैक करती है और उसको अपना गुलाम बना लेती है, ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं किया था, राइट। वो इंडिया में आए थे एज अ ट्रेडर, बिजनेस करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि हमारी कंट्री बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड थी। डेवलप्ड इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा व्यापार होता था, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, बहुत सारे सोने थे, मसाले थे, राइट। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ट्रेड करने के लिए, स्पेशली मसालों के ट्रेड करने के लिए वो लोग यहाँ पे आए। तो जो कंपनी आई थी, जो ब्रिटिश कंपनी थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो इसके बारे में लिख लो कि पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, राइट। तो पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी आपका 1600 में, राइट। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारी 1600 में। तो ये आपके लिए दो क्वेश्चन बन गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, 1600 में, राइट। चलिए अब हमारे लिए जो अगला क्वेश्चन है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तो उस टाइम पे इंडिया का रूलर कौन थे? एनीबडी, कोई मुझे बताएगा? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पॉलिटी के साथ पढ़ रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा बहुत करते चलेंगे। बताइए, हु इज द रूलर? आप लोगों में से काफी लोगों की हिस्ट्री है ग्रेजुएशन में, तो बताइए कौन थे रूलर? सर बैरम खान आई थिंक, और अकबर। नो, नहीं, बिल्कुल गलत जवाब। उस टाइम पे हम आप कैसे, देखो हम बता रहे हैं, अकबर ने ना 1556 से रूल किया था, राइट। ये सब तो जहांगीर 1605 तक उन्होंने किया। नहीं, सॉरी, नॉट 15। जहांगीर भैया। यस, जहांगीर था, जहांगीर। 1600 में जहांगीर वाज द रूलर, राइट। जहांगीर कौन था? अकबर का बेटा था, राइट। तो अकबर के डेथ के बाद, अकबर 56 से रूल किया था उसने, अकबर ने भी अराउंड 50 ईयर के करीब में रूल किया था, राइट। तो उन्हीं का बेटा था जहांगीर। हम लोग हिस्ट्री में इसके बारे में ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे, अभी बस एक एक लाइन में लिख लो आप लोग। तो जहांगीर उस टाइम पे रूलर थे। अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई तो थी, बट इसे फैक्ट्री बनाने का मौका कब मिला? तो एक क्वेश्चन लिख लो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सबसे पहली फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ लगाई थी? कोई मुझे बताएगा? सूरत। गलत जवाब। काफी लोगों को इसमें मिसकंसेप्शन होता है, काफी लोगों को लगता है कि पहली कंपनी सूरत में बनी थी, बट नहीं। एनीबडी? फर्स्ट कंपनी एस्टैब्लिश्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। आप लोग ऐसे नोट्स लिखने चलना, ठीक है। जो एक्स्ट्रा नोट्स होंगे हम आपको ऐसे लिखवाएंगे, बाकी पीडीएफ में तो आपको मिलेगा ही। सर वो तो 1613 में फर्स्ट हुआ था, मसूलीपट्टनम वाला शायद से, नॉट श्योर बट। राइट। मसूलीपट्टनम लिख लो आप लोग, मसूलीपट्टनम। मसूली, आई डोंट नो वेदर स्पेलिंग इज राइट और रॉन्ग, बट ठीक है, स्पेलिंग से क्या लेना देना है। मसूलीपट्टनम कहाँ पे है? ये आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। पहली जो कंपनी लगाई गई थी वो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाई गई थी। उसके बाद जो दूसरी कंपनी थी वो सूरत में थी, राइट। तो पीपल आर लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, ठीक है। चलिए, तो अब जैसे देखो, अभी हम लोग कौन से टाइम पीरियड पे बात कर रहे हैं? अभी हम लोग 1600 में हैं, राइट। 1600 में है, क्योंकि देखो 1600 में कंपनी आई, और मसूलीपट्टनम में 1610 में फैक्ट्री लगी, फिर सूरत में लगी 1612 में, कहीं कहीं 13 भी मिलता है, कहीं कहीं 15 भी मिलता है, राइट। बट अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे, और फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि इस टाइम पे ना कंपनी क्या करती थी, रूल करती, सॉरी, कंपनी सिर्फ ट्रेड करती थी। अराउंड 150 साल कंपनी इंडिया में ट्रेड की उसने,
उसके बाद उसने यहाँ के जब सिचुएशंस देखे तो उसको बहुत सारी चीजें पता चली कि पीपल आर डिवाइडेड, दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर्स, राइट, देयर इज नो सच सेंट्रल पावर, राइट। सेंट्रल पावर तो थी जब तक औरंगजेब था ना, औरंगजेब तक तो सेंट्रल पावर था, राइट। औरंगजेब ने पूरे इंडिया को कंट्रोल करके रखा हुआ था, बट औरंगजेब के जाने के बाद मुगल एम्पायर बहुत वीक पड़ गया, राइट। और ब्रिटिशर्स को दिख गया कि ये लोग काफी ज्यादा डिवाइडेड हैं, काफी सारी चीजें हैं, तो उन्होंने सोचा कि ओके नाउ इट्स टाइम कि अब हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें अपने अंदर कंट्रोल में ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था मुगल्स को, राइट। तो इसीलिए चीजें यहाँ से डिवाइड होना स्टार्ट हुई। तो अराउंड 150 साल इंडिया में ट्रेड करने के बाद अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड। आप लोग अपने नोट्स में लिखना, चलो हम इसको अलग से लिखवाते हैं, आ जाइए एक सेकेंड। देखो नॉट 1600, इट्स 1700, इसको 7 कर लो आप लोग, 1757। अगर किसी की हिस्ट्री स्ट्रांग है तो मुझे बताएं 1757 में क्या हुआ था, एनीबॉडी? बैटल ऑफ पलासी। यस, बैटल ऑफ पलासी। अब आप लोग ये सब चीज़ें याद करना की हैबिट डाल लो, क्योंकि आपको बैटल्स याद करने पड़ेंगे, बैटल्स के रिजल्ट याद करने पड़ेंगे, आपको लोगों के नाम याद करने पड़ेंगे, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो तो याद करनी है, समझाने वाली चीज़ तो समझते चलेंगे हम लोग, राइट। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर हुई थी, बैटल ऑफ पलासी, PALASSY, आई थिंक सो यही स्पेलिंग है, चलो ठीक है, बैटल ऑफ पलासी। अब देखो ये पहली बार था जब ब्रिटिशर्स ने किसी के अगेंस्ट इंडिया में आमने सामने की लड़ाई लड़ी हो, बैटल ऑफ पलासी की। और दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंग्रेजों ने बहुत लड़ाइयां लड़ी, बट अगर कोई मुझसे पूछे कि कौन वो 2 लड़ाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और वो कौन जिनके बारे में एग्जाम में पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, तो वो 2 लड़ाई थी, पहला 1757 में बैटल ऑफ पलासी की, और दूसरी कौन थी, एनीबॉडी? बैटल ऑफ बक्सर। गुड, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। अब देखो इन 2 लड़ाइयों के बाद, इन 2 लड़ाइयों के बाद अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल हो गया इंडिया के कुछ पार्ट्स पे, राइट। इंडिया सॉरी ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल हो गया इंडिया के कुछ पार्ट्स पे, और वो पार्ट्स कौन कौन थे? बंगाल, राइट, बंगाल। तो बंगाल में क्या क्या आता था? बंगाल में बिहार आता था, उड़ीसा आता था, राइट। तो बंगाल उस टाइम पे, जैसे कोलकाता इज अ वेरी डेवलप्ड सिटी, राइट, तो इस वजह से उनका एक बहुत ही बड़े हिस्सों पे कंट्रोल हो गया। उनके लिए यहाँ से सी रूट से ट्रेड करना बहुत आसान हो गया, वो लोग ने यहाँ से चीजें अपने कंट्रोल में ले ली, वो लोग यहाँ से टैक्स लेने लगे, राइट। तो यहीं से रियल जो हमारा गुलामी का दौर था वो स्टार्ट हो गया था, बैटल ऑफ पलासी से। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा ना कि हम लोग बोलते हैं कि 200 सालों की गुलामी, राइट। तो ये 200 सालों की गुलामी क्या है? एक तरीके से बैटल ऑफ पलासी से लेकर के जब तक हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं हो गए तब तक की लड़ाई है। कब इंडिपेंडेंट हुए हम लोग? चलो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये तो पता होगा आप लोग को, बताइए। 1947। हाँ गुड, 15 अगस्त 1947। तो ये अराउंड जो 200 सालों का टाइम था, वैसे तो 190 साल हुए, बट ओवरऑल हम लोग ऐसे ही राउंड फिगर 200 बोलते हैं, राइट। इन टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया। अब आइए थोड़ा सा बैटल ऑफ पलासी के बारे में जान लेते हैं और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि दीज आर द वेरी फेमस फाइट, और इनके बारे में हम अभी ही पढ़ लेंगे, हिस्ट्री वाले में नहीं पढ़ेंगे, राइट। चलिए, तो बैटल ऑफ पलासी किनके बीच में हुई थी? तो आप लोग इसको लिख लो यहाँ पे, इसलिए मैंने जगह भी छोड़ दिया है कि आप लोग यहाँ से एरो दे के थोड़ा सा इसके बारे में लिखो। तो जैसे देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस, ये लड़ाई हुई थी नवाब ऑफ बंगाल के बीच में, राइट। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल। इसीलिए मैंने कहा ना कि बंगाल पे कब्जा हो गया था उनको ये लड़ाई जीत जाने के बाद, राइट। तो उस टाइम पे नवाब ऑफ बंगाल कौन थे जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने हराया था? आप सोचो, एक कंपनी, सिर्फ एक कंपनी, उसको बहुत ज्यादा राइट्स मिले हुए थे, ब्रिटेन ने बहुत ज्यादा राइट दिए हुए थे, स्टिल एक कंपनी एक पूरे के पूरे स्टेट को हरा देती है,
और सिर्फ हराती ही नहीं है, आने वाले टाइम में जब हम लोग अभी आगे पढ़ते चलेंगे ना तो हम देखेंगे कि 1857 तक ऑलमोस्ट आधे इंडिया पे कब्जा हो गया था उनका, राइट। एक कंपनी का सिर्फ हम लोग इतने ज़्यादा डिवाइडेड थे आपस में कि एक कंपनी भी हमें हरा दी, राइट। तो लिख लो, बैटल ऑफ पलासी किनके बीच में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल। तो बंगाल के नवाब कौन थे उस टाइम पे? एनीबडी? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। यस, सिराजुद्दौला। लिख लो, सिराजुद्दौला, स्पेलिंग हम लिख देते हैं, यस इंपॉर्टेंट है, SIRAJ, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, ठीक है। तो ये था वहां पे। और ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे? तो आप लोग ये भी लिख सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को उस टाइम पे रिप्रेजेंट कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। ये नाम याद रखना आप लोग, रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव वाज दैट पर्सन जिसने रियल तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में स्थापित किया था, एस्टेब्लिश किया था, राइट। तो दैट पर्सन इज वेरी वेरी क्लेवर। उसने ये लड़ाई लड़ी, उसने जीता, एक कंपनी का एक कमांडर होते हुए भी वो इतनी बड़ी वॉर वो जीत पाया, राइट। तो ये हुई थी हमारी बैटल ऑफ पलासी। जितना इंपॉर्टेंट था उतना मैंने बता दिया। पढ़ने के लिए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको पढ़ना हो तो आप लोग पढ़ सकते हो, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। जितना इंपॉर्टेंट था उतना हमने पढ़ लिया। क्लियर गाइज, बैटल ऑफ पलासी तक किसी को कोई भी डाउट? एनीबडी? बताइए, किसी को नहीं? चलिए, अब आते हैं हम लोग दूसरी बहुत ही फेमस वॉर पे, दैट इज बैटल ऑफ बक्सर। चलिए एक सेकेंड। तो जो हमारी बैटल ऑफ बक्सर थी वो हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस, बताओ कौन था? मीर कासिम। मीर कासिम, शाह आलम सेकंड और सिराजुद्दौला। मीर कासिम, दिस इज द मेन पर्सन, राइट। इसके बाद जो मुगल एम्परर थे शाह आलम सेकंड, वो भी एक बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले कर रहे थे इसमें, राइट। तो ये थी हमारी 1964 की बैटल ऑफ बक्सर। वैसे तो यही पूछा जाता है बिकॉज ही इज द मेन पर्सन, तो यही याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मीर कासिम, बट इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने अब देखा यहाँ पे कि पहले तो वो सिर्फ एक ट्रेड कर रहे थे, राइट। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे सिर्फ व्यापार कर रही थी, बट दो वॉर जीतने के बाद, अब जैसे 1764 में ये वॉर हो गई, इसके बाद क्या हुआ? 1765 में एक बहुत ही बड़ा चेंज होता है कि अभी तक तो वो सिर्फ इंडिया में ट्रेड कर रहे थे, बट अब कंपनी को यहाँ पे दीवानी मिल जाती है। तो आप लोग एक लाइन लिख सकते हो कि कंपनी इन 1765 कंपनी गेट्स दीवानी। अब दीवानी क्या होता है हम बताएंगे। एंड गाइज वन मोर थिंग, ये मे बी आप लोग को नंबर बोरिंग लगते हो कि क्या है, बट हिस्ट्री में, पॉलिटी में नंबर्स याद रखना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा रटनी ना पड़े, तो आप एक क्रॉनिकल ऑर्डर में चीज़ें याद रखो। जैसे कि मैंने, अगर हम आपसे पूछें कि 1600 में क्या हुआ था, तो आपके माइंड में याद आना चाहिए कि अच्छा 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी, राइट। फिर उन्होंने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाई, फिर सूरत में लगाई उन्होंने, फिर उन्होंने यहाँ पर 150 साल राज किया, मतलब ट्रेड किया, सॉरी राज नहीं, ट्रेड किया, राइट। उसके बाद उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर लड़ी, सॉरी पलासी लड़ी 1757 में, राइट। किनके बीच में लड़ी? तो ईस्ट इंडिया का कंपनी और मीर जाफर के बीच में, राइट। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि नॉट मीर जाफर वाज द कमांडर, सिराजुद्दौला वाज द रूलर। उसके बाद हमने पढ़ा कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, राइट। उसके बाद अब ये दो लड़ाई जीतने के बाद ब्रिटिशर्स ने वहाँ की दीवानी अपने हाथ में ले ली। दीवानी का क्या मतलब होता है कि आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो, आपको रेवेन्यू और सिविल जस्टिस का राइट मिल गया। अब जैसे देखो, दिस इज अ वेरी बिग थिंग। आपको किसी एक पार्टिकुलर एरिया का अगर टैक्स कलेक्ट करने को मिल जाए, तो आप समझ सकते हो कि फिर वो कंपनी कितनी ज्यादा और रिच हो जाएगी, राइट।
तो अब यहीं से स्टार्ट होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल। वैसे तो प्लासी से ही स्टार्ट हो गया था, बट जो ये पावर उन्हें यहाँ मिली 1765 में, दिस इज जस्ट लाइक अनलिमिटेड। जैसे क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि बंगाल इज अ वेरी वेरी डेवलप्ड स्टेट, बहुत ही डेवलप्ड स्टेट था वो, राइट। ओके, समबडी इज ज्वाइनिंग आधे घंटे लेट। चलिए, सो कहाँ पे थे हम लोग? हम लोग ये पढ़ रहे थे। तो अब जैसा कि हमने पढ़ा 1765 में दीवानी मिल गई ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे। तो उन्हें लगा कि सिर्फ आप देखो ब्रिटिशर्स कहाँ के थे, वो लोग यूके से आए हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी? यूके की थी, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, जो भी कहा हुआ, राइट। वहाँ का सिस्टम कुछ और था, हमारे यहाँ राजा महाराजाओं का सिस्टम कुछ और था। तो उन्हें लगा कि यहाँ पे रूल करने के लिए अब हमें एक अपना अलग सिस्टम बैठाना होगा, राइट। तो उन्होंने फिर यहाँ से चीजें करनी स्टार्ट की, राइट। तो यहाँ से उन्होंने जो सबसे पहला चीज किया वो था कि रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आना। आइए अब हम लोग आएंगे अपने पीडीएफ पे, एक सेकेंड। अब आएंगे हम लोग अपने रेगुलेटिंग एक्ट पे, इस वाले पीडीएफ पे जो हम लोग रियल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब देखो ये एक्ट कहाँ से पास होता था। अगर आप लोग को अभी क्या पता होगा कि पार्लियामेंट एक्ट पास करती है ना, बट उस टाइम पे एक्ट कहाँ से पास होता था? तो उस टाइम पे जो हमारे एक्ट थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करती थी, राइट। वही ईस्ट इंडिया कंपनी को बोलती थी कि हाँ तुमको ये इंडिया में करना है, राइट। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी वो एक कंपनी थी, राइट, जिसको पीछे से कौन बैकआउट कर रही थी? बैकआउट कर रहा था ब्रिटेन, राइट। तो वहां से एक्ट पास होते, वो इंडिया में लागू किए जाते कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करना है। तो जो सबसे पहला सेल्फ गवर्नमेंट का एक्ट आया था वो था द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, राइट। तो रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारी चीजें थी, बट हमारी काम की क्या क्या चीजें हैं, हमारे एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ पॉइंटर्स हैं जो हमें याद करने हैं, हमें लिख लेने हैं। तो जो सबसे पहली चीज थी वो थी कि उन्होंने एक गवर्नर ऑफ बंगाल को एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट दिया। मतलब अब देखो जब वो यहाँ पे जीत गए थे ना, उससे पहले भी वो लोग जहां जहां भी उनकी थोड़ी बहुत चीजें थी, जहां जहां उनकी फैक्ट्रीज थी, वो सारी चीजें थी, उनको हेड करते थे वहां के गवर्नर। उन्होंने वहां पे गवर्नर अपॉइंट किया हुआ था। जैसे मद्रास में उनके गवर्नर हुआ करते थे, बॉम्बे में उनके गवर्नर हुआ करते थे, बंगाल में उनके गवर्नर हुआ करते थे, राइट। बट बंगाल जीत जाने के पास उनके पास बंगाल की पूरी पावर आ गई। तो जो जाहिर सी बात है जो बंगाल का गवर्नर होगा वो बाकी सारे गवर्नर से ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है उसके पास एक बड़ा स्टेट है। तो रेगुलेटिंग एक्ट ने सबसे पहले ये किया कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, नाम चेंज कर दिया गया। अब जैसे कभी कैसे आज इंडिया का नाम भारत चेंज हुआ है, राइट, इंडिया नाम हटा दिया गया, तो वैसे ही गवर्नर ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से कहा गया, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है रेगुलेटिंग एक्ट से। और जो दूसरा आपका क्वेश्चन बनेगा कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एक एक वर्ड भी याद रखना, एक वर्ड हटता है ना आंसर चेंज हो जाता है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कोई दूसरा था, राइट। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कोई दूसरा था। इसीलिए एक एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया है, हम टाइम ले लेके आपको चीजें समझा रहे हैं ताकि आप समय ले। अगर आपकी पॉलिटी नहीं रही है, आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, फिर भी आपको ये बोरिंग ना लगे, राइट। तो जो हमारे पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लिख लो, याद कर लो, राइट। एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। क्लियर है गाइस? पहला पॉइंट सबको, कोई डाउट इसमें? अगर डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए मुझसे, एनीबॉडी बताइए। एनीबॉडी कोई डाउट आपको? नहीं, चलिए अब आते हैं इस पे दूसरी चीज कि जो
बाकी के और गवर्नर थे, मैंने बताया ना आपको, जैसे कि बॉम्बे में गवर्नर हुआ करते थे, मद्रास में गवर्नर हुआ करते थे। तो जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे और मद्रास के जो गवर्नर थे, वो सबऑर्डिनेट होंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट इट मीन्स? एनीबॉडी? क्या मतलब हुआ इस लाइन का, बताइए। इसका ये मतलब हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो सबसे हेड होंगे, सबसे ऊपर होंगे, और जो ये बाकी दोनों गवर्नर होंगे बॉम्बे के और मद्रास के, उनको रिपोर्ट करेंगे। राइट, मतलब कि उनको उनका सबऑर्डिनेट बना दिया गया, गवर्नर ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट बना दिया गया बॉम्बे और मद्रास के, मद्रास वाले गवर्नर को। राइट, तो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग। अब आते हैं सेकंड वाला, तो चलो फिर भी थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, बट दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे देखो, जो ये सुप्रीम कोर्ट, ये जो कोर्ट का सिस्टम इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ ना बेटे, हमारे यहाँ भी एक जस्टिस सिस्टम था, पहले चलता आ रहा था जस्टिस सिस्टम, बट हमारा जस्टिस सिस्टम अलग टाइप का था। राजा थे, वही चीजें करते थे, वो जिनको मन उनको कोई भी पनिशमेंट दे सकते थे। राइट, वैसा टाइप का सिस्टम था। बट ब्रिटिशर्स ने जो सुप्रीम कोर्ट बनाया, राइट, उसमें भी कुछ खामियां थी, बट अब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट अब इतना चेंजेस के बाद आज का है, ये बिल्कुल फ्री है। राइट, कोई ऑर्डर नहीं दे सकता सुप्रीम कोर्ट को कि आप ऐसे करिए, आप ये डिसीजन दीजिए, या फिर आप चीजें ऐसे चेंज करिए। राइट, तो ये पहला चेंजेस। अब जैसे देखो, अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं, बट एक रेफरेंस तो आप लोग को मिल गया ना कि जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ से आया, ये वर्ड कहाँ से आया सुप्रीम कोर्ट। तो अब आप लोग रिलेट कर सकते हो, कोई आपसे पूछेगा तो आप लोग बता सकते हो कि पहला सुप्रीम कोर्ट हमारा कैलकाटा में बना था 1774 में। और दूसरी चीज, कुछ लोगों को ये ना पता हो कि कैलकाटा को अब कोलकाता कहा जाता है। राइट, तो कोलकाता का पुराना नेम कैलकाटा है, और जो मद्रास है हमारी, मद्रास अब क्या है बताइए, एनीबॉडी? चेन्नई। तमिलनाडु, हाँ, चेन्नई इज द कैपिटल। राइट, बॉम्बे, जो बॉम्बे पूरी प्रेसिडेंसी थी, वो कौन से स्टेट को रिप्रेजेंट करती थी? जैसे बॉम्बे का अब नाम चेंज होकर मुंबई हो गया है। राइट, हाँ, और ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र और गुजरात, उस टाइम पे महाराष्ट्र और गुजरात एक थे। राइट, तो ये अब नाम चेंज हो गए हैं, तो बट हम चाहते हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो आप लोग ये पुराना नाम और नया नाम दोनों आप लोग को पता हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मुझे आप लोगों के लिए, जो हमारा पहला सुप्रीम कोर्ट था वो कहाँ था? कैलकाटा में था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कब बना था? 1774 में। तीसरा क्वेश्चन, टोटल कितने जज थे? टोटल 4 जज थे। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल कितने जज थे? 4, 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। राइट, चलिए ठीक है, थोड़ा सा एक हाई लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से। अभी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, अभी के हमारे सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जजेस हैं? 34। गुड, किसने बताया? क्योंकि मुझे इस वाले स्क्रीन पे ना बाकी लोगों के नाम नहीं दिखते हैं, इसलिए बताइए किसने बताया आंसर? सुरेश। गुड, बहुत अच्छा, गुड नॉलेज। ठीक है, तो अभी हमारे पास टोटल 34 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी 33 अदर जजेस। तो आप लोग देख रहे हो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, अब कितने आ गए हम लोग। राइट, इंडिपेंडेंट के टाइम पे हम लोग 8 जज थे सुप्रीम कोर्ट में, अब 34 है। राइट, चलिए, तो हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, वो आप लोग नोट डाउन कर लो कि चीफ जस्टिस का नाम क्या था, जो कोलकाता में पहला सुप्रीम कोर्ट बना था, उनके चीफ जस्टिस का क्या नाम था? लिख लो आप लोग। एलिजा इम्पे। हाँ, सर एलिजा इम्पे। तो स्पेलिंग हम यहाँ पे लिख देते हैं, सर एलिजा। यार ब्रिटिशर्स नेम याद करना इज, स्पेलिंग याद करना इज वेरी टफ। सर एलिजा इम्पे, ठीक है, ये नाम आप लोग याद रखना, ये चीफ जस्टिस थे जो हमारा पहला सुप्रीम कोर्ट बना था वहां पे। ठीक है गाइस, इज इट क्लियर? चलिए, उसके बाद जो हमारे बाकी के 2 पॉइंट हैं, दीज आर लेस इंपॉर्टेंट। प्रोहिबिटेड कंपनी सर्वेंट फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड। अब जैसे देखो,
ये चीज़ें क्या है, ये आपको थोड़ी बहुत और नॉलेज देती हैं कि अच्छा उस टाइम पे क्या-क्या चीज़ें चल रही होंगी। अब एक चीज़ आपको बताते हैं, जब भी आप कोई एक्ट पढ़ते हो ना, तो आप उस एक्ट को पढ़ने से आपको क्या पता चलता है? क्योंकि अब आप लोग आगे जाके लॉ स्टूडेंट बनोगे, तो क्या आपको सिर्फ़ एक्ट पढ़ना इज़ इनफ? क्या आपने सिर्फ़ एक्ट पढ़ लिया तो आप समझ गए कि अच्छा हाँ, ये चेंजेज़ हो गए हैं? बट नहीं, एक्ट सिर्फ़ इतना नहीं बताता कि ये चेंजेज़ हुए हैं। एक्ट एक चीज़ और बताता है और वो ये है कि वो चेंजेस क्यों हुए हैं। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी जिस वजह से वो चेंजेस हुए हैं, है ना? कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी के जो सर्वेंट थे उनको प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व होने से रोक दिया गया। अब ये क्यों था? इसलिए था कि जो कंपनी के सर्वेंट थे ना, वो प्राइवेटली भी ट्रेड करते थे। कंपनी तो काम कर ही रही है, कंपनी को आप एज़ अ सर्वेंट काम कर ही रहे हो। प्राइवेटली भी आप किसी से ब्राइब ले रहे हो। राइट, इस टाइप की चीज़ें। तो इसी को रोक लगाने के लिए कंपनी ने कह दिया कि भाई ठीक है, आप कोई भी सर्वेंट प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होगा। राइट, तो क्रिएटेड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, राइट, और वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 लोगों की थी और उनका काम क्या था? उनका काम था कि वो गवर्नर जनरल को असिस्ट करें। राइट, क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नर जनरल तो यार अकेले सब कुछ कर नहीं सकता। किसी भी चीज़ में एक टीम चाहिए होती है, एक नंबर ऑफ पीपल चाहिए होते हैं जो असिस्ट कर सकें, गाइड कर सकें, राइट? अब जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, अभी आप लोगों ने अगर न्यूज़ में पढ़ा होगा, तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है। चल रही है? कितने लोगों को पता है? ये अभी न्यूज़ में है चीज़ें। यस सर। हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है। तो इसके लिए एक कमिटी बनाई गई है, राइट? एक कमिटी बनाई गई है जो देखेगी कि हाँ भाई वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है, क्या-क्या चीज़ें हैं, राइट? और वो कमिटी में कौन-कौन से लोग हैं? टोटल 8 लोग हैं, राइट? उनको जो चेयर कर रहे हैं वो है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी, राइट? तो ये मैंने आपको क्या बताया और उनको हेल्प करने के लिए और भी 7 लोग हैं, राइट? तो ये मैंने क्या बताया कि किसी एक पार्टिकुलर चीज़ को जैसे एक बड़ा चीज़ होती है तो वो एक इंसान के बस की बात नहीं होती, लोग चाहिए होते हैं, राइट? अब जैसे हम पढ़ा रहे हैं बट हम अकेले नहीं पढ़ा रहे हैं, राइट? देयर इज़ माय टीम जो नोट्स बनाने में, सारी चीज़ों में हेल्प आउट करती है, तभी सारी चीज़ें आप लोगों तक अवेलेबल हो पाती हैं, राइट? तो यही है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई 4 लोगों की जिनका काम था कि गवर्नर जनरल को हेल्प करें। बट वैसे तो दीज़ आर लेस इम्पोर्टेंट, ये 2 पॉइंट्स लेस इम्पोर्टेंट थे बट स्टिल अब ये स्टार्टिंग है तो हम नहीं चाहते कि आपको चीज़ें स्किप की जाएँ और क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, अगर आप ये चीज़ें अभी समझोगे, तो आगे का ना आपको कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ईज़ी हो जाएगा। क्योंकि आप चीज़ें रिलेट कर पाओगे, आपको लगेगा अच्छा इसका तो कुछ ना कुछ रिलेशन है जो हमने पहले पढ़ा था, है ना? चलिए, सो गाइज़ अभी हमने पहला एक्ट पढ़ा, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जो ना समझ में आई हों, किसी को भी, तो बताइए। एनीबॉडी? हो गया क्लियर सबको? कोई डाउट? नहीं? चलिए, आप लोगों की खामोशी को हम ये समझते हैं कि हाँ, आप लोगों को समझ में आ गया है, राइट? चलिए, अब देखिए, एक एक्ट के बाद दूसरा एक्ट आया। अब ये एक्ट था कि भाई चलो पिछले एक्ट में अगर कुछ खामियाँ होंगी तो उसको दूर करेंगे। तो ये एक्ट था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। वैसे दिस एक्ट इज़ लेस इम्पोर्टेंट। ये जो एक्ट था हमारा ये लेस इम्पोर्टेंट था, ठीक है? बट इसमें कुछ-कुछ चीज़ें थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए थे। देखिए, टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड द अमेंडमेंट एक्ट 1781, ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब देखो, आपने यहाँ पे 2-4 लाइन पढ़ ली होंगी कि भाई जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, उसके जो डिफेक्ट थे उसको दूर करने के लिए ये एक्ट आया। और ये एक्ट कहाँ से पास होकर के आया? तो ये एक्ट पास होकर के आया ब्रिटिश पार्लियामेंट से। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि अरे ये ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट क्यों बना रही है हमारा? क्योंकि मैंने आपको पहले ही रेफरेंस दे दिया कि ये एक्ट कहाँ से बन के आ रहे थे? ब्रिटिश से। और ब्रिटिश एक्ट क्यों बना रहे थे? क्यों इसलिए बना रहे थे क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ब्रिटेन की कंपनी थी और वो तो बस एक कंपनी थी,
राइट। कंपनी के पीछे बैकिंग किसकी थी? ब्रिटेन की, ब्रिटेन के क्वीन की, मतलब किंग क्वीन जो भी थे, अभी तो किंग है वहां पे। कौन है किंग वहां के ब्रिटेन के? बताइए, एनीबडी, हु इज द किंग ऑफ ब्रिटेन? क्योंकि वो तुरंत बने हैं तो इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। अभी 6-7 महीने 1 साल के अंदर में बने हैं वो। कौन है ब्रिटेन के किंग? किसी को नहीं पता? किंग चार्ल्स, राइट। किंग चार्ल्स अभी किंग है वहां के। प्राइम मिनिस्टर का नाम तो आई थिंक सबको पता ही होगा। पता है ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के? नहीं यार, ये तो बहुत इजी था, किसी को तो पता होगा। Rishi Sunak. यस, ऋषि सुनक। ही इज बिकॉज इंडियन ओरिजिन के हैं वो, इसलिए मुझे लगा कि आप लोग को ये पता होगा, राइट। ऋषि सुनक इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। चलिए, वैसे ये इम्पोर्टेंट है, राइट। हमें लगता है कि हमें ये नहीं पता होना चाहिए, बट हमें ये पता होना चाहिए। जब हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, अब जैसे देखो G20 होने वाला है, तो बहुत सारी कंट्रीज के हेड आएंगे इंडिया में, राइट। तो जो हेड आएंगे इंडिया में, आपको उनके नाम पता होने चाहिए, वो कौन कंट्रीज हैं G20 में, ये पता होना चाहिए। ये हम आपको करंट अफेयर में पढ़ाएंगे, राइट। बट हम ये भी चाहते हैं कि बताते चलें आपको कि क्या चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अब आगे से वो चीज़ें पढ़ो तो आप उन पे ध्यान दे सको कि हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट एंड आई नीड टू नो दिस, राइट। चलिए, अब देखते हैं कि भाई पिट्स एक्ट में क्या क्या आया था। तो देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। अब जैसे एक बात बताओ आप लोग मुझे, कंपनी इंडिया में क्यों आई थी? सबसे पहले कंपनी का काम इंडिया में आने का क्या रीजन था, बताइए। हम लोगों ने पढ़ा ना स्टार्टिंग में, कंपनी सेटअप करने का, लाइक अपना रोल बनाने का। नहीं, ट्रेड करने आई थी ना कंपनी। हाँ, कंपनी, वही हाँ हाँ, उनका trade करने का। हाँ, कंपनी ट्रेड करने आई थी, बट कंपनी अभी क्या कर रही थी? रूल। रूल कर रही थी, राइट। ये तो बनाती है एक तरीके से। हाँ, तो कंपनी की जो चीजें थी कहीं ना कहीं आपस में ये हो रही थी, कन्फ्लिक्ट हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि भाई उन्हें रूल भी करना है, उन्हें ट्रेड भी करना है, राइट। तो इसीलिए पिट्स इंडिया एक्ट में ये किया गया कि भाई कंपनी के काम को डिवाइड कर देते हैं, राइट। कि जो कंपनी का कमर्शियल काम है वो दूसरी बॉडी देखेगी, कंपनी का जो पॉलिटिकल फंक्शंस है वो दूसरी बॉडी देखेगी, राइट। तो इसीलिए 2 बोर्ड बनाए गए। देख लीजिए, पहला, इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये याद रखना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स, राइट। तो एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? ये कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स देखेंगे, राइट। कंपनी की जो भी कमर्शियल अफेयर्स होंगे वो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। और एक दूसरी बॉडी बनाई गई जिनका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेंगे? इनका काम था कि जो पॉलिटिकल अफेयर्स है कंपनी की, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखे, राइट। कि अब कन्फ्लिक्ट ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये चेंजेस कर दिए गए, ठीक है। सो ये एक तरीके से डबल गवर्नमेंट थी कि भाई हाँ, एक पार्ट अफेयर्स देख रहा है, कमर्शियल अफेयर्स देख रहा है, और दूसरा पार्ट भाई पॉलिटिकल अफेयर्स देख रहा है, ताकि कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, किसी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज करने ना पड़े, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि चेंज किए गए पिट्स इंडिया एक्ट में। इज इट क्लियर गाइज? लेट मी नो। हाँ, कुछ क्वेश्चन है, पूछिए। नहीं, चलिए ठीक है, ओके। तो अब हमें कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वेयर कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया, ठीक है। इस नाम से जाना जाता था कि जो कंपनी की टेरिटरी है, जैसे कि हमने देखा है कंपनी बंगाल जीत गई थी, राइट। तो वो किस नाम से जानी जाती थी? ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, राइट। कि जो ब्रिटिश की पोजीशंस है इंडिया में, इस नाम से जाना जाता है। तो देखो, कई बार लोगों को इसलिए भी लगता है कि जो इंडिया नाम है ना, वो ब्रिटेन ने दिया है, वो हम लोग गुलाम हुए थे ना तब से हुआ है, बट ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपको क्लास के स्टार्टिंग में इसके पीछे की एक्चुअल हिस्ट्री बताई, राइट।
तो इस नाम से इंडिया की जो टेरिटरी थी, जो कंट्रोल में थी ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसको ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया के नाम से जाना गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पूरी कंट्रोल दे दी थी। जैसे अभी हम लोग आगे बहुत एक्ट पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग देखोगे ना कि कई बार कंपनी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल दिया गया, मतलब बहुत ज़्यादा पावर दिया गया, राइट, कि कंपनी कुछ भी कर सकती है। बट कुछ प्रॉब्लम्स हुए, उस प्रॉब्लम की वजह से कंपनी के पावर को वापस लेते गए। और एक टाइम ऐसा आया, राइट, और वो टाइम था 1857 का, राइट। 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद से कंपनी का रूल पूरी तरीके से खत्म करके जो ब्रिटेन था, उसने, जो ब्रिटेन की क्वीन थी, उन्होंने डायरेक्टली सारा पावर अपने हाथ में ले लिया, राइट। तो जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग कंपनी रूल पढ़ रहे हैं, राइट। मतलब जो हम लोग जितने टाइम पूरा ब्रिटेन का कंट्रोल था ना इंडिया में, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। पहला पार्ट क्या था हमारा? पहला पार्ट था हमारा कंपनी रूल। तो आप लोग लिख लो कंपनी रूल। फर्स्ट वन, कंपनी रूल कब से कब तक चला? कंपनी रूल चला हमारा 1757 से लेकर के 1857 तक, राइट। ये था हमारा कंपनी रूल। और उसके बाद हो गया ब्रिटेन क्राउन। क्राउन रूल लिख लो, क्राउन रूल। क्राउन रूल हमारा कब से स्टार्ट हुआ? 1857 से लेकर के जब तक हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं हो गए तब तक, राइट। तो जो ये पूरा का पूरा हमारा गुलामी का पीरियड था, ये दो भाग में डिवाइड होता है। एक कंपनी रूल, मतलब अभी आप लोग पढ़ रहे हैं ना कि कंपनी रूल कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल पढ़ रही है। हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि हाँ, अब कंपनी का रूल खत्म होता है, क्यों हुआ, क्या रीजन था, वो सारी चीजें भी पढ़ेंगे, राइट। और तब हमारा आगे आएगा क्राउन रूल, कि अब जो पावर है वो डायरेक्ट क्राउन के पास चली गई 1857 में, राइट। उस टाइम पे ब्रिटेन की क्राउन क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया, उनके हाथ में। तो ये चीजें हम लोग आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे। चलिए, ओके। तो अगला एक्ट हमारा चार्टर एक्ट 1833 है। इसके बीच में भी एक दो एक्ट थे जिसको हम बताएंगे, बट क्योंकि पूरा हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो आज के लिए इतना ही। चलिए, आप लोग अपने अपने डाउट पूछिए कि आपको कुछ ऐसा है जो आज हमने पढ़ा, किसी को कुछ भी ऐसा है जो ना समझ में आया हो, एनीथिंग, कहीं पे भी आप लोग पूछ सकते हैं। सारी चीजें क्लियर हैं? कोई भी डाउट जो मैंने पढ़ाया और आप लोग को समझ में ना आया हो? नहीं? दैट्स ग्रेट। इंटरेस्टिंग लग रहा है? बोरिंग तो नहीं लग रहा आप लोग को कि हिस्ट्री पॉलिटी लिटिल बिट बोरिंग जैसा है, ऐसा कुछ? इट्स इंटरेस्टिंग। आगे होंगी सवाल, आगे होंगे। ग्रेट। गोल्डी, आपको कोई डाउट है? चीजें क्लियर, बिल्कुल समझ में आ रहा है? यस सर। नाइस। हर्षप्रीत, सब समझ में आ गया? हाँ, गुड। नोट्स बनाते चलना आप लोग सभी लोग, बिल्कुल, क्योंकि मैंने बोला ना, जो हम पढ़ा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, बट उससे दुगना इम्पोर्टेंट है जो चीज़ें हम लिखवा रहे हैं, राइट। क्योंकि जो ये एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत काम आ जाती हैं एग्जाम में, राइट। कई बार चीज़ें ना हम बोलते नहीं है होंगे लिखने को, बट कुछ कुछ चीज़ें लिख लेनी चाहिए, क्योंकि वो शायद आपको आगे याद ना रहे। बट कई बार ये चीज़ें ना एग्जाम में आ जाती हैं कि हाँ, ये चीज़ें कहीं तो सुनी थी मैंने, राइट। तो इसलिए हमेशा पेन लेके बैठना है, लिखते चलना है। कुछ भी ऐसा लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है, वो तो हम लिखवाते ही हैं, बट हाँ, अपने से भी अगर लग रहा है कि हम ये चीज़ें भूल जाएंगे बाद में, तो जस्ट नोट डाउन, ठीक है। आशिया, क्लियर? यस सर। जैस्मिन, समझ आया? शबा से बात हो गई। सौम्या, क्लियर? Yes, sir. ओके, नाइस, ग्रेट। तेजस्वी, कोई डाउट? नो भैया, क्लियर। ग्रेट। उवेश, सब क्लियर? चलो, नाइस। कल हम लोग अब थोड़ा सा इसको कंप्लीट करेंगे। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग क्राउन रूल तक पढ़ लें, मतलब जब तक क्राउन रूल नहीं आ जाता तब तक के एक्ट कंप्लीट कर लें। आज पहला क्लास था, हम चाहते भी नहीं थे कि आपको बहुत ज़्यादा एक्ट पढ़ाए जाए, लिटिल बिट हेक्टिक भी हो जाता, तो इसलिए हमने यहाँ तक इसको कंप्लीट किया।
चलिए गाइस, तो अब हम लोग कल मिलेंगे सेम टाइम पे। कीप रिवाइजिंग, राइट? जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इन चीज़ों को रिवाइज करें।